हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MGSU एसपी क्लासेस बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास जो कि विश्व इतिहास की आपके लिए रहने वाली है, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री 1453 से लेकर आपके लिए 1870 तक का जो इतिहास है वो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है, यानी जिसके अंदर भी ये सिलेबस लगता है वर्ल्ड हिस्ट्री 1453 से 1870, उनके लिए क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। बाकी जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो फिफ्थ सेमेस्टर में विद्यार्थी है, फर्स्ट सेमेस्टर में बैक रह गई या ड्यू रह गया था पेपर, तो उनके लिए पेपर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग आपको परीक्षा के अंदर इस क्लास के अंदर से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी अपने दोस्तों को ये क्लास शेयर कर दीजिए और सभी विद्यार्थी इस क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके लिए हर क्लास हर अपडेट्स आपको मिलती रहे, सभी विश्वविद्यालयों की मिलती रहे। ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन रहने वाला है कि पुनर्जागरण क्या था। पुनर्जागरण क्या था, इसके कारणों तथा यूरोप में कला और साहित्य के विकास पर इसके प्रभाव का विस्तृत वर्णन कीजिए विद्यार्थियों। तो पुनर्जागरण की अगर बात करें तो पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनर्जन्म। क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। यूरोप के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, बौद्धिक और कलात्मक आंदोलन था जो लगभग 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच विकसित हुआ विद्यार्थियों। और ये वह काल था जब मध्ययुगीन जड़ता, अंधविश्वास और धार्मिक प्रभुत्व से निकलकर यूरोप ने प्राचीन ग्रीक और रोमन ज्ञान, कला और विज्ञान को पुनः खोजा था तथा उसे एक नए दृष्टिकोण के साथ अपनाया। पुनर्जागरण का प्रारंभ मुख्यतः इटली के नगरों जैसे कि फ्लोरेंस, वेनिस, रोम से हुआ था और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया था। फिर अगर बात करें मध्यकाल में जीवन का केंद्र धर्म और चर्च हुआ करता था। क्या हुआ था? एक तो धर्म होता और एक होता चर्च हुआ करता था, जहां मानव की स्वतंत्र सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सीमित किया गया था। पुनर्जागरण ने इस स्थिति को समझने हेतु मानव को केंद्र में स्थापित किया, जिसे मानवतावाद कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? मानवतावाद कहते हैं। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य की बुद्धि, क्षमता और सृजनात्मकता को महत्व दिया गया और जीवन को केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि सांसारिक और व्यवहारिक रूप को स्वीकार किया गया था, समझाया गया था। तो पुनर्जागरण के उदय के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। सबसे पहला कारण आता है कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या होता है? कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हुआ, जो कि 1453 ईस्वी जब तुर्कों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। तो इसके परिणाम स्वरूप अनेक यूनानी विद्वान अपने क्या हुए थे? अनेक विद्वानी साथ प्राचीन ग्रंथों और ज्ञान को लेकर इटली आ गए, जिससे ग्रीक रोमन संस्कृति का पुनरुद्धार हो गया था। दूसरा प्रमुख कारण था कि इटली के समृद्ध नगर राज्य, वहां व्यापार और उद्योग के कारण धन की प्रचुरता थी, जिस धन का उपयोग कला और साहित्य के संरक्षण में किया गया था। मेडिची परिवार जैसे संरक्षकों ने कलाकार और विद्वानों को प्रोत्साहित किया। फिर तीसरा कारण आता है कि छापे खाने का आविष्कार। तीसरा कारण क्या है? छापे खाने का आविष्कार, जिसे जर्मनी के जोहान्स गुटेनबर्ग ने 15वीं शताब्दी में विकसित किया था विद्यार्थियों। इससे पुस्तकों का उत्पादन तेज और सस्ता हो गया, जिससे ज्ञान का प्रसार व्यापक स्तर पर पहुंच गया था। फिर चौथा कारण आता है कि धर्म युद्ध, जिनके कारण यूरोप और पूर्वी देशों के बीच संपर्क बढ़ा और नए विचारों तथा तकनीकों का आदान प्रदान हुआ था। इसके अतिरिक्त भौगोलिक खोजों और नए व्यापार मार्गों की खोज ने भी लोगों की सोचों को विस्तृत किया, जिससे जिज्ञासा को बढ़ावा मिला था। फिर आता है पुनर्जागरण का सबसे गहरा प्रभाव यूरोप की कला पर पड़ा। किस पर पड़ा था? यूरोप की कला पर पड़ा। और इस काल में कला में यथार्थवाद और प्राकृतिकता का विकास हुआ था। कलाकारों ने मानव शरीर, भावनाओं को, प्रकृति को सजीव और वास्तविक रूप में चित्रित करना शुरू किया। चित्रकला में परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया, जिससे चित्रों में गहराई और त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न हुआ था। इस काल के महान कलाकारों ने लियोनार्डो दा विंची और मिकलेंजेलो और रिफेल प्रमुख थे। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा और द लास्ट सफर जैसी प्रसिद्ध कृतियां बनाई थी, जिसमें भावनाओं और तकनीकी कौशल का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। फिर माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर भित्ति चित्र बनाए और डेविड जैसी मूर्तियां बनाई, जो मानव शरीर की सुंदरता और शक्ति को दर्शाती है। राफेल की कृतियों में संतुलन और सौंदर्य और आदर्शवाद का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिलता है। फिर आता है कि साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण का व्यापक प्रभाव पड़ा और इस काल में लेखकों ने धार्मिक विषयों के साथ साथ मानव जीवन, प्रेम, प्रकृति और समाज को भी अपने लेखन का विषय बनाया। साहित्य में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ा, जिससे आम जनता भी साहित्य से जुड़ सकी, जिससे पहले अधिकांश साहित्य लैटिन भाषा में होता था, जो केवल विद्वानों तक सीमित रहा था। इटली के प्रसिद्ध लेखक
इन्होंने क्या थे, दांते एलिगैट्री ने डिवाइन कॉमेडी नामक कृति की रचना की, जिससे स्वर्ग, नरक और पर्गेट्री का वर्णन मिलता है। पेट्रस को मानवतावाद का जनक कहा, पीट्रा को या पेट्रा कहिए तो उसको मानवतावाद का जनक कहा जाता है, जिन्होंने प्राचीन साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा दिया। और जियोनी बोकाचियो ने डेकामेरोन ने समाज और मानव स्वभाव का पार स्वार्थ चित्रण किया था। फिर आता है नेक्स्ट, यथार्थ चित्रण किया था इंग्लैंड में विलियम शेक्सपियर ने नाटक और कविता के माध्यम से मानव भावनाओं और जीवन की जटिलताओं को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उनके नाटक जैसे हैमलेट, मैकबेथ और ओथेलो आज भी विश्व साहित्य में अमूल्य माने जाते हैं। इसके अलावा जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट जैसी महान कृतियों की रचना की। पुनर्जागरण ने केवल कला और साहित्य की नई दिशा दी, बल्कि वैज्ञानिक सोच और खोज और नवाचार को भी प्रोत्साहित किया था। इसने यूरोप को मध्य युगीन अंधकार से निकालकर आधुनिक युग की ओर अग्रसर किया। मानवतावाद, तर्कवाद और व्यक्तिवाद जैसे विचारों ने समाज में नई चेतना का संचार किया। अंततः कहा जा सकता है कि पुनर्जागरण यूरोप के इतिहास में एक महान परिवर्तन का काल था, जिसने कला, साहित्य, विज्ञान और समाज के हर क्षेत्र में नई ऊर्जा को और दृष्टिकोण प्रदान किया था। ये केवल एक सांस्कृतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि मानव सभ्यता के विकास की नई दिशा को बदलने वाला युग था, जिसका प्रभाव आज भी आधुनिक दुनिया में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो विद्यार्थियों, ये था आपके लिए पहला क्वेश्चन। तो जिसको भी इसकी पीडीएफ लेनी है, आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, या जो नंबर दे रखे आप उन पर मैसेज करें, आपको नाम मात्र प्राइस में इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए कि धर्म सुधार आंदोलन के कारणों और परिणामों का विश्लेषण कीजिए तथा प्रति धर्म सुधार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है धर्म सुधार आंदोलन। तो 16वीं शताब्दी में यूरोप में उत्पन्न एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था, जिसने रोमन कैथोलिक चर्च की सत्ता, उसके सिद्धांतों और उसकी कार्य प्रणाली को चुनौती दी। यह आंदोलन मुख्यतः चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार, पाखंड और अत्यधिक धार्मिक चिंतन नियंत्रण के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा था। इसका प्रारंभ जर्मनी में हुआ और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया, जिससे ईसाई धर्म में दो प्रमुख उपभागों, एक तो कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट में विभाजित हो गया था। इस आंदोलन के केंद्र में मार्टिन लूथर प्रमुख थे, जिन्होंने 1517 में अपने 95 थीसिस और विटेनबर्ग के चर्च के द्वार पर टांगकर चर्च की नीतियों, विशेषकर इंडल्जेंस पाप मोचन पत्र की बिक्री का विरोध किया था। यह घटना धर्म सुधार आंदोलन की औपचारिक शुरुआती मानी जाती है। उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन के कई गहरे कारण थे, जिसमें प्रमुख आता है कि कैथोलिक चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार, चर्च के अधिकारी विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे और धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहे थे। पादरियों द्वारा पाप मोचन पत्रों की बिक्री, जिससे लोगों की यह विश्वास दिला गया कि धन देकर वे अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं, समाज में असंतोष का कारण बना था। दूसरा कारण क्या था इसका कि पुनर्जागरण के प्रभाव से उत्पन्न मानवतावाद और तर्कशीलता। क्या आता है? दूसरा कारण आता है विद्यार्थियों की मानवतावाद और तर्कशीलता। लोगों ने धार्मिक ग्रंथों को स्वयं पढ़ना और समझना शुरू किया, चर्च की व्याख्याओं पर प्रश्न उठाने लगे। छापा खाने के आविष्कार ने इन विचारों के प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बाइबल और अन्य साहित्य आम जनता तक पहुंचने लगे, जिससे जागरूकता और ज्यादा बढ़ने लगी। फिर विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपके लिए पॉइंट क्या है कि राजनीतिक कारण भी महत्वपूर्ण थे। कैसे थे? तो यूरोप के कई शासक पोप की सत्ता से मुक्त होकर अपने राज्यों से स्वतंत्र धार्मिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इस कारण उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन का समर्थन किया। आर्थिक दृष्टि से भी चर्च के पास अत्यधिक संपत्ति और कराधान की शक्ति थी, जिससे व्यापारी और शासक वर्ग असंतुष्ट थे। वर्ग सुधार आंदोलन के परिणाम अत्यंत व्यापक और गहरे थे। सबसे प्रमुख परिणाम था ईसाई धर्म का विभाजन करना। तो प्रोटेस्ट संप्रदाय का उदय हुआ, जिसमें लूथरन और कैल्विनिस्ट और एंग्लिकन जैसे विभिन्न मत शामिल थे। और जॉन कैल्विन ने स्विट्जरलैंड में अपने सिद्धांतों का प्रसार किया, जबकि इंग्लैंड में हेनरी 16वीं ने इसका चर्च की स्थापना की थी। फिर आपके लिए कौन सी चर्च की स्थापना की थी? एंग्लिकन चर्च की स्थापना की थी। ठीक है। फिर आपके लिए इस आंदोलन के कारण धार्मिक सहिष्णुता की भावना धीरे धीरे विकसित हुई। यद्यपि प्रारंभ में कई धार्मिक युद्ध भी हुए, जैसे जर्मनी में 30 वर्षीय युद्ध, जो कि 1618 से लेकर 1648 तक। इन संघर्षों ने यूरोप को राजनीतिक रूप से भी प्रभावित किया था और अंततः राष्ट्र राज्य की अवधारणा को मजबूत किया। शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में भी प्रगति हुई, क्योंकि प्रोटेस्टेंट विचारधारा ने यह आवश्यक माना गया कि हर व्यक्ति स्वयं बाइबल पढ़े। स्वयं इससे विद्यालयों और विश्वविद्यालयों का विकास हुआ, साथ ही स्थानीय भाषाओं में साहित्य का विकास माना जाता है। फिर आपके लिए धर्म सुधार आंदोलन के जवाब में कैथोलिक चर्च ने अपनी सुधारात्मक प्रयासों की शुरुआत की, जिसे प्रति धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कैथोलिक धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना और प्रोटेस्टेंट
प्रभाव को रोकना था। फिर आता है कि प्रति धर्म सुधार की शुरुआत 1545 से 1563 के बीच आयोजित ट्रेंट की महासभा से मानी जाती है, यानी काउंसिल ऑफ ट्रेंट से मानी जाती है। और इस परिषद ने चर्च में अपने सिद्धांतों को स्पष्ट किया और कई सुधार लागू किए। पादरियों के प्रशिक्षण पर बल दिया गया, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए प्रयास किए गए और धार्मिक अनुशासन को सुदृढ़ किया गया था। फिर इस आंदोलन में क्या स्थापित हुआ? एक तो जेसुइट संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उसके बाद इसने शिक्षा है, प्रचार है, धर्मांतरण है, कैथोलिक धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए अनेक जगहों जैसे कि एशिया, अफ्रीका में मिशन फैलाए। उसके बाद में क्या हुआ? प्रति धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत इंडेक्स और प्रोहिबिट बुक्स हो गई, या उसके अलावा उसने कुछ प्रोटेस्ट विचारों के प्रसार को रोकना शुरू कर दिया और कुछ कठोर उपाय भी बताए, जिससे सत्ता को क्या होगा? पुनः सुदृढ़ करने में योगदान मिला था विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए क्या है? अंततः कहा जा सकता है कि धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को बुरी तरह बदल दिया और इसने व्यक्ति की स्वतंत्रता, तर्कशीलता और धार्मिक विविधता को बढ़ावा दिया था। वहीं प्रतिधर्म सुधार ने कैथोलिक चर्च को आत्म सुधार के लिए प्रेरित किया और इसकी संरचना को अधिक मजबूत और अनुशासित बनाया। इस प्रकार ये दोनों आंदोलन मिलकर यूरोप में आधुनिक युग की नींव रखने में सहायक सिद्ध हुए थे। फिर आपके लिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों, घटनाओं तथा परिणामों का समालोचना अध्ययन कीजिए। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब होता है? 1775 से लेकर 1783 के मध्य माना जाता है। तो आधुनिक विश्व देखे क्या है इसके अंदर देखें तो इसके अंदर एक तो ब्रिटिश उपनिवेशकों को स्वतंत्रता दिलाई गई, बल्कि लोकतंत्र, गणतंत्रवाद, राष्ट्रीयता जैसे विचारों को भी नई दिशा प्रदान की गई थी। और ये संघर्ष 13 अमेरिकी औपनिवेशिकों और ब्रिटेन के बीच हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का क्या माना जाता है? जन्म माना जाता है। फिर इस युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? पहला आता है राजनीतिक कारण, यानी अमेरिकी उपनिवेशकों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण था, लेकिन उपनिवेशवादियों का संसद में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं माना जाता है। नो टैक्सेशन विदाउट रिफ्रेजेशन, यानी प्रतिनिधित्व के बिना पर कर नहीं होगा, उसका नारा इसी असंतोष से उत्पन्न माना जाता है। फिर दूसरा रहता है आर्थिक कारण। तो इसने अंदर ब्रिटेन ने उपनिवेशकों पर कई कर लगाए, जैसे स्टाम्प एक्ट जो कि 1765 में लगाया, टाउनशेंड एक्ट जो कि 1767 में, और टी एक्ट 1773 में लगाया। इन करों का उद्देश्य ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना था, लेकिन इससे उपनिवेशकों में असंतोष बढ़ा। ब्रिटेन की व्यापारिक नीति के कारण उपनिवेशकों को केवल ब्रिटेन के साथ ही व्यापार करना पड़ता था विद्यार्थियों। उसके बाद में आपको नेक्स्ट सामाजिक एवं बौद्धिक कारण प्रबोधन के विचार को, जैसे जॉन लॉक ने स्वतंत्रता, समानता, प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा दी। फिर प्रशासनिक कारण के अंदर बात करें तो ब्रिटिश अधिकारियों का भ्रष्ट और कठोर व्यवहार, उपनिवेशकों पर अत्यधिक नियंत्रण, स्थानीय स्वायत्तता की कमी, तत्कालिक कारण बोस्टन टी पार्टी, उपनिवेशवादियों वासियों ने ब्रिटिश शाही को समुद्र में फेंक दिया। इसके जवाब में ब्रिटेन ने कठोर कानून लागू किए, जिससे तनाव और बढ़ गया था। फिर आता है युद्ध की प्रमुख घटनाएं। तो सबसे पहले आता है प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस 1774। उपनिवेशकों ने एकजुट होकर ब्रिटेन के खिलाफ विरोध जताया, बहिष्कार और अधिकारों की मांग की। अगर दूसरा पॉइंट आता है युद्ध की शुरुआत 1775 में हुई थी, यानी लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड की लड़ाइयों से युद्ध प्रारंभ हुआ। ये पहली सशस्त्र झड़प मानी जाती है। दूसरा आता है कि द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस जो कि 1775 में, और इसके अंदर सेना का कमांडर बनाया गया, संगठित प्रतिरोध की शुरुआत हुई। स्वतंत्रता की घोषणा की अगर बात करें तो यह आता आपके लिए डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। इसमें प्राकृतिक अधिकारों, जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज को मान्यता दी गई थी। अगला आता क्या होता है? साराटोगा का युद्ध। कब होता है साराटोगा का युद्ध? 1777 में, और ये निर्णायक मोड़ था जिसमें उपनिवेशकों की जीत हुई। इसके बाद फ्रांस ने अमेरिका का समर्थन किया था। फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड का समर्थन लुई 16वें ने अमेरिकी की सहायता से किया और इसमें युद्ध अंतर्राष्ट्रीय रूप से ले लिया गया। अगला पॉइंट क्या है? यॉर्क टाउन का युद्ध। कौन सा युद्ध है? यॉर्क टाउन का युद्ध जो कि 1781 में लड़ा गया था। अंतिम निर्णायक युद्ध था जिसमें ब्रिटिश जनरल कॉर्नवालिस ने आत्मसमर्पण किया और युद्ध का अंत लगभग निश्चित हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए पेरिस की संधि जो कि 1783 में, और 30 ऑफ पेरिस के तहत ब्रिटेन ने अमेरिकी का स्वतंत्रता को मान्यता दी गई थी। फिर आता है युद्ध के परिणाम। तो अमेरिका की स्वतंत्रता क्या होती है? इसके अंदर 13 उपनिवेश स्वतंत्र होकर संयुक्त राज्य अमेरिका बने और एक नए राष्ट्र का उदय हुआ, लोकतंत्र और गणतंत्रवाद का विकास। तो दुनिया का पहला आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित हुआ, संविधान और अधिकारों का महत्व बढ़ गया था। नेक्स्ट आपके लिए पॉइंट कौन सा है? यूरोप का प्रभाव। यूरोप का प्रभाव कैसे?
तो फ्रांस में क्रांति 1789 को प्रेरणा मिली, राजतंत्र के विरुद्ध जन आंदोलन का विकास हुआ, बल मिला, ब्रिटेन पर प्रभाव यानी ब्रिटेन ने अपनी औपनिवेशिक नीतियों में सुधार किया, अन्य उपनिवेशकों के साथ व्यवहार में बदलाव आया। सामाजिक प्रभाव की बात करें तो स्वतंत्रता समानता के विचार पहले जैसे, लेकिन दास प्रथा समाप्त नहीं हुई। ये एक महत्वपूर्ण विरोधाभास देखने को मिलता है। फिर आपके लिए सीधा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के कारणों, विशेषता एवं उसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ होकर 19वीं शताब्दी से चलने वाला एक महान आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन था, जिसने उत्पादन की प्रारंभिक हस्तशिल्प प्रणाली को मशीनों और कारखानों पर आधारित औद्योगिक प्रणाली में बदल दिया था। इसका प्रारंभ मुख्यतः इंग्लैंड में हुआ और बाद में वे यूरोप, अमेरिका तथा विश्व के अन्य भागों में फैल गई थी। ये तकनीक केवल परिवर्तन नहीं था, बल्कि मानव जीवन के हर क्षेत्र, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक में व्यापक बदलाव लाने वाला था। फिर औद्योगिक क्रांति के अगर कारण की बात करें तो पहला पॉइंट है कृषि क्रांति का प्रभाव, यानी इंग्लैंड में कृषि क्षेत्र में हुए सुधारों जैसे कि नई फसलों का प्रयोग होना, उन्नत उपकरणों का उपयोग होना, भूमि के एकीकरण ने उत्पादन बढ़ाया, इससे भोजन की उपलब्धता बढ़ी और जनसंख्या में वृद्धि हुई। साथ ही कई किसान बेरोजगार होकर शहरों की ओर जाने लगे, जिससे उद्योगों को सस्ता श्रम उपलब्ध हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है? पूंजी की उपलब्धता। पूंजी की उपलब्धता कैसे? तो व्यापार और उपनिवेशकों ने अर्जित धन से इंग्लैंड में पूंजीपतियों को निवेश के लिए प्रेरित किया और ये पूंजी नए उद्योगों, मशीनों और कारखानों की स्थापना में उपयोगी थी। तीसरा, प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंदर इंग्लैंड में कोयला, लोहे ऐसा की प्रचुरता जो मशीनों और उद्योगों के लिए आवश्यक थी। कोयला ऊर्जा का मुख्य स्रोत बना और लौह उद्योग के सहायक साबित हुआ था। फिर आपके लिए तकनीकी आविष्कार, इसके अंदर आपको नई मशीनों, तकनीकों के आविष्कार से उद्योग तेज और सस्ता बन गया, जिसके अंदर जेम्स वॉट द्वारा भाप इंजन का सुधार और जॉन की द्वारा फ्लाइंग शटल और जेम्स द्वारा स्प्रिंग जेनी बनाई थी। इन आविष्कारों ने वस्त्र उद्योगों और अन्य क्षेत्रों में क्रांति ला दी थी। 5वां पॉइंट क्या है? परिवहन और संचार का विकास होना। सड़कें, नहरें, बाद में रेलवे के विकास ने कच्चे माल और तैयार वस्तुओं के परिवर्तन में सुधार किया, जिससे व्यापार बढ़ा। 6वां पॉइंट है राजनीतिक स्थिरता, यानी इंग्लैंड में राजनीतिक स्थिरता और सुधार, शासन व्यवस्था ने व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट आता है आपके लिए औद्योगिक क्रांति की विशेषताएं। तो पहला पॉइंट, इसके अंदर मशीनों का उपयोग हुआ। दूसरा, कारखाना प्रणाली का विकास। तीसरा, बड़े पैमाने का उत्पादन। चौथा आपके लिए शहरीकरण। 5वां, पूंजीवाद का विकास। 6वां, श्रम विभाजन। और तीसरा आता है सामाजिक प्रभाव, यानी इसके अंदर आपको वर्ग विभाजन देखने को मिला। 2 वर्ग हुए, एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। जबकि श्रमिकों की दयनीय स्थिति की बात करें तो लंबी कार्य स्थिति, 12 से 16 घंटे, कम वेतन मिलता, अस्वास्थ्यकर वातावरण होता, बाल श्रम भी होता, महिला श्रम भी शोषण होता। और तीसरा पॉइंट आता है परिवार और सामाजिक जीवन में परिवर्तन आना। कैसे आता है? तो परंपरागत संरक्षण प्रणाली कमजोर हो गई। शिक्षा और जागरूकता की बात करें तो समय के साथ श्रमिकों में जागरूकता आई, लेकिन उन्होंने अपने अधिकारियों के लिए संघर्ष शुरू किया, जिससे ट्रेड यूनियनों का गठन हो गया था। फिर चौथा पॉइंट है आर्थिक प्रभाव। पहला पॉइंट है उत्पादन में वृद्धि। दूसरा, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार होना। तीसरा, पूंजीवाद का विस्तार। चौथा, बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं का विकास होना। 5वां, उपनिवेशवाद को बढ़ावा देना। अगर समालोचनात्मक दृष्टि की बात करें तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि औद्योगिक क्रांति ने जहां एक और मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया, आर्थिक जीवन की विकास की गति दी, वहीं दूसरी ओर कई समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे कि सामाजिक असमानता बढ़ी, श्रमिकों का शोषण हुआ, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा, मानवीय संबंधों में दूरी आई थी। हालांकि समय के साथ श्रमिक कानून, शिक्षा और सामाजिक सुधारों के माध्यम से इन समस्याओं का काफी हद तक नियंत्रण किया गया था। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष इसका यही है कि औद्योगिक क्रांति आधुनिक युग की आधारशिला थी, जिसने उत्पादन प्रणाली, समाज और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। ये प्रगति और चुनौतियों दोनों का संगम थी। इसके परिणाम स्वरूप आज का आधुनिक औद्योगिक और तकनीकी समाज विकसित हुआ, जो निरंतर प्रगति की दिशा में अग्रसर माना जाता है। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन, 1789 की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के कारणों, प्रमुख घटनाओं तथा इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर के लिए आप पीडीएफ जरूर लें, ताकि आपको हर क्वेश्चन से आपको नंबर मिल सके, अच्छे से आपको समझ में आ सके कि आपको क्या लिखकर आना है विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, नेपोलियन बोनापार्ट के कार्यों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए तथा उसके पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि हर विद्यार्थी की मदद हो सके, क्योंकि सभी विद्यार्थी ड्यू और बैक के शिकार हो गए। तो आप इस क्लास को अगर अच्छे से देख कर जाते हैं, पीडीएफ नोट्स को पढ़ के जाते हैं, तो आपके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आने की संभावना है। तो
बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की, जो कि आधुनिक यूरोपीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे और फ्रांसीसी क्रांति के बाद उत्पन्न अराजकता के दौर में उसने सत्ता संभाली और फ्रांस को एक मजबूत, संगठित और शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। उसका शासन 1799 से 1815 सुधारों, युद्धों और साम्राज्य विस्तार के लिए प्रसिद्ध है। यद्यपि उसने अनेक उपलब्धियां हासिल की, अंततः उसका पतन भी उतना ही नाटकीय और शिक्षाप्रद माना जाता है। बात करते हैं नेपोलियन के कार्य और उपलब्धियां, तो सबसे पहले आता है प्रशासनिक सुधार, यानी नेपोलियन ने फ्रांस में एक सुदृढ़ और केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की थी। प्रांतों में प्रीफेक्ट नियुक्त किए गए जो सीधे केंद्र के अधीन कार्य करते थे। प्रशासन में योग्यता को महत्व दिया गया, जिससे कुशल अधिकारियों का चयन हुआ। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए प्रयास किए गए। नेपोलियन संहिता भी की गई थी, यानी दूसरा पॉइंट क्या है, नेपोलियन संहिता, यानी नेपोलियन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि उसकी विधिक व्यवस्था थी, 1804 में लागू होती है। नेपोलियनिक कोड ने कानून को सरल, स्पष्ट और समान बनाया। इसमें सभी नागरिकों के लिए समान कानून, संपत्ति के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता को मान्यता दी गई। यह कोड आज भी कई देशों की कानूनी प्रणाली का आधार माना जाता है। तीसरा पॉइंट है शिक्षा सुधार। शिक्षा में सुधार कैसे हुआ, तो नेपोलियन ने शिक्षा को राज्य से नियंत्रण में लिया, जिस लिसे नामक विद्यालयों की स्थापना की गई जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य कुशल प्रशासक और सैनिक तैयार करना माना जाता है। फिर आपके लिए आर्थिक सुधार, जो कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई, जिसमें आर्थिक स्थिरता आई, कर प्रणाली को सुधार कर आर्थिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाया गया, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा दिया। धार्मिक नीति कॉनकॉर्डेटेड यानी 1801 में पोप के समझौता किया गया, जिसमें चर्च और राज्य के बीच संतुलन स्थापित हुआ। कैथोलिक धर्म को मान्यता दी गई, लेकिन चर्च को राज्य के अधीन रखा गया था। इसमें जनता में शांति और स्थिरता आई। सैन्य उपलब्धियों को और साम्राज्य की अगर विस्तार की बात करें तो नेपोलियन एक महान सैन्य रणनीतिकार था। उसने ऑस्ट्रलिटस, जेना और वाग्राम जैसी महत्वपूर्ण लड़ाइयों में विजय प्राप्त की। यूरोप के अधिकांश भाग पर उसका नियंत्रण स्थापित हो गया था। उसने यूरोप में क्रांतिकारी विचारों, समानता और स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद का प्रसार किया। फिर बात करते हैं क्रांति के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का संरक्षण, तो नेपोलियन ने फ्रांसीसी क्रांति के कई देशों के, यानी जो नेपोलियन का मूल्यांकन है अगर उसकी बात करते हैं तो नेपोलियन का व्यक्तित्व विरोधाभासों से भरा हुआ था। एक और वे क्रांति के आदर्शों का संरक्षक था, जबकि दूसरी ओर उसने स्वयं को सम्राट घोषित कर निरंकुश शासन स्थापित किया था। उसने प्रशासन, कानून और शिक्षा में सुधार किए, परंतु उसकी नीतियां व्यक्तिगत सत्ता को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आपके लिए कि वियना कांग्रेस के उद्देश्यों और सिद्धांतों और उसके निर्णयों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो 1814 से 1815 में आयोजित वियना कांग्रेस यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटना थी, जिसका उद्देश्य उसकी पराजय के बाद यूरोप में शांति और स्थिरता स्थापित करना था। इस कांग्रेस में प्रमुख यूरोपीय शक्तियां ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस और प्रसा जैसी शामिल हुई। उसका नेतृत्व ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री कौन थे, एक तो क्लीमेन वॉन मैटरिंच ने किया था और उसका कांग्रेस के प्रमुख वास्तुकार माने जाते हैं। वियना कांग्रेस के अगर उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला था इसके अंदर यूरोप में स्थायी शांति स्थापित करना। तो नेपोलियन के युद्धों ने पूरे यूरोप को अस्थिर कर दिया। कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना था जिससे भविष्य में बड़े युद्धों की संभावना कम हो सके और संतुलन बना रहे। पुराने राजतंत्रों की पुनर्स्थापना, क्रांति और नेपोलियन के कारण हटाए गए शासकों को पुनः सत्ता में लाना, फ्रांस में बोरबोन वंश की पुनः स्थापना की गई। यह माना गया कि वैदिक शासकों की वापसी से स्थिरता आएगी। शक्ति संतुलन बनाए रखना और कोई भी राष्ट्र इतना शक्तिशाली न बने कि वह अन्य देशों के साथ लिए खतरा बन जाए। फ्रांस को कमजोर किया गया, अन्य देशों को मजबूत कर संतुलन स्थापित किया गया, क्रांतिकारी विचारों का दमन किया गया। और वियना कांग्रेस के अगर सिद्धांतों की बात करें प्रिंसिपल की, तो वैधता का सिद्धांत आता है। इस सिद्धांत के अनुसार जिन शासकों की क्रांति या नेपोलियन हटाए गए उन्हें पुनः सत्ता में लाया गया। बोरबोन ने वंश की राज्य में, फ्रांस में इसके उदाहरण भी देखने को मिलता है। शक्ति संतुलन का सिद्धांत भी देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, यूरोप में शक्तियों का ऐसा संतुलन बनाया गया कोई भी देश अत्यधिक शक्तिशाली न बन सके। फ्रांस के चारों ओर मजबूत राज्यों की स्थापना की गई। पुरस्कार और दंड, नेपोलियन का समर्थन करने वाले देशों को दंडित किया गया, विजयी देशों को क्षेत्रीय लाभ दिए गए थे। फिर आपके लिए नेक्स्ट आता है वियना कांग्रेस के प्रमुख निर्णय, यानी फ्रांस के चारों ओर मजबूत निर्णयों के राज्यों की स्थापना होती है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, नीदरलैंड, हॉलैंड, बेल्जियम को मिलाकर एक मजबूत राज्य बनाया गया। प्रसा को राइन क्षेत्र दिया गया। उसके बाद क्षेत्रीय पुनर्गठन, यानी ऑस्ट्रिया को इटली के प्रमुख भाग लोम्बार्डी और वेनिस दिए गए। रूस को पोलैंड का बड़ा हिस्सा मिला। प्रसा को सैक्सनी का प्रमुख भाग मिला। जर्मनी संघ की अगर बात करें तो 39 राज्यों को मिलाकर एक ढीला संघ बनाया गया। इसका उद्देश्य जर्मनी में एकता को स्थापित करना या नियंत्रण करना माना जाता है।
स्विट्जरलैंड की तटस्थता की बात करें तो स्विट्जरलैंड को स्थायी रूप से तटस्थ घोषित किया गया, इटली का पुनर्गठन किया गया, इटली को छोटे छोटे राज्यों में विभाजित किया गया और राष्ट्रीय का प्रभाव स्थापित किया गया था विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए आलोचनात्मक विश्लेषण आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट बात करेंगे सीधा राष्ट्रवाद का दमन, एक असफल प्रयास है, यानी वियना कांग्रेस ने राष्ट्रवाद को दबाने की कोशिश की लेकिन ये पूरी तरह सफल नहीं हुई। आगे चलकर यही राष्ट्रवाद जर्मनी और इटली के एकीकरण का कारण बना था। निष्कर्ष की बात करें तो वियना कांग्रेस एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयास था, यूरोप में शांति और अस्थिरता स्थापित करने का प्रयास किया। ये अपने उद्देश्यों में आंशिक रूप से सफल रही क्योंकि उसने कुछ समय तक युद्धों को रोका। हालांकि उसकी नीतियां रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी थी, जिन्होंने जनता की आकांक्षाओं और राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने का प्रयास किया। यही कारण है कि बाद में यूरोप में भी नई क्रांतियां देखने को मिलती है। फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए 1848 की क्रांति के कारणों, घटनाओं और इसके प्रभावों का विश्लेषण वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से देख लेना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इटली के एकीकरण में कावूर, गैरिबाल्डी और मैजिनी की भूमिका का विश्लेषण वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे मैजिनी की भूमिका। तो मैजिनी की क्या भूमिका थी? तो मैजिनी को इटली के एकीकरण का विचारों को प्रेरक माना जाता है। उसने सबसे पहले इटली को एक स्वतंत्र और एकीकृत राष्ट्र के रूप में देखने का सपना प्रस्तुत किया। उस समय इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और विदेशी शक्तियों विशेषकर राष्ट्र के नियंत्रण में था। मैजिनी ने राष्ट्रवाद को भावना को जागृत करने के लिए यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की थी। इस संगठन का उद्देश्य युवाओं को एकजुट कर क्रांति के माध्यम से इटली को स्वतंत्र और गणराज्य बनाना था। मैजिनी का विश्वास था कि इटली का एकीकरण जनता के सहयोग और जन क्रांति के माध्यम से ही संभव है, न कि केवल राजाओं या कूटनीति से। उसने अपने लेखों, भाषणों और गुप्त संगठनों के माध्यम से लोगों में देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना जगाई। हालांकि उसकी कई क्रांति आगे सफल रही, लेकिन उसने इटली के लोगों में मन में राष्ट्रीय चेतना पैदा कर दी, जो आगे एकीकरण की नींव बनी थी। फिर बात करते हैं कावूर की भूमिका। तो कावूर की भूमिका क्या है कि कावूर इटली के एकीकरण का व्यवहारिक निर्माता माना जाता है। वह सार्डिनिया, पिडमांड राज्य का प्रधानमंत्री था। उसने कूटनीति एवं राजनीतिक चतुराई के माध्यम से इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। कावूर का दृष्टिकोण मैजिनी से लेकर भिन्न था और वे क्रांति के बजाय सुधार और कूटनीतिक समझौतों में विश्वास करता। उसने सार्डिनिया को आर्थिक और सैन्य दृष्टि से मजबूत बनाया। उसने इटली के एकीकरण का नेतृत्व कर सके। कावूर ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के साथ समझौता कर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध लड़ा और लोम्बार्डी जैसे क्षेत्रों को मुक्त कराया। उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इटली के प्रसंग उठाकर यूरोप का ध्यान आकर्षित कर दिया और कावूर ने चालाकी से विभिन्न राज्यों को एक दूसरे के सार्डिनिया में मिलाया। वह राजतंत्र के अंतर्गत एकीकरण का समर्थक था और उसने विक्टर एमुनल द्वितीय को इटली का राजा बनाने में सफल हुआ था। इस प्रकार कावूर ने अपनी कूटनीतिक नीति और व्यवहारिक रणनीति में इटली के एकीकरण को वास्तविक रूप दे दिया था। फिर आता है गैरिबाल्डी की भूमिका। अगला क्वेश्चन भी बन सकता है, गैरिबाल्डी की भूमिका बताइए इटली के एकीकरण में। तो गैरिबाल्डी इटली के एकीकरण का सैनिक नायक माना जाता है। उसने अपने साहस, वीरता और नेतृत्व क्षमता से इस आंदोलन की गति दी और वे महान क्रांतिकारी और देशभक्त था, जिसने रेड शर्ट्स नामक स्वयं सेमी सेना का गठन किया। गैरिबाल्डी ने 1860 में सिसिल और नेपल्स पर आक्रमण कर उसने जीत लिया, जिसे एक्सपेडिशन ऑफ द 1000 कहा जाता है। गैरिबाल्डी का उद्देश्य इटली का एकीकृत करना था, लेकिन वे गणराज्य का समर्थक था। फिर भी उसने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हुए अपने जीते हुए क्षेत्रों को सार्डिनिया को राजा विक्टर एमुनल द्वितीय को सौंप दिया। ये उसका सबसे बड़ा त्याग और राष्ट्रभक्ति का उदाहरण था। उसकी सैन्य सफलताओं ने इटली के दक्षिणी भाग को एकीकरण करने की प्रक्रिया में शामिल किया, आंदोलन को निर्णायक मोड़ दिया। इस प्रकार गैरिबाल्डी ने अपनी वीरता और बलिदान के माध्यम से इटली के एकीकरण को पूर्णतः अग्रसर किया था। निष्कर्ष की बात करें तो इटली के एकीकरण तीन प्रमुख शक्तियों के प्रमुख प्रयास का परिणाम था। मैजिनी ने विचार और प्रेरणा दी, कावूर ने कूटनीति और राजनीति समूह बनाया और गैरिबाल्डी ने साहस और सैन्य शक्ति से इसे पूरा किया था। विद्यार्थियों, नेक्स्ट बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका और उसकी नीतियों का मूल्यांकन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण, थोड़ा इसको देखेंगे कि जर्मनी का एकीकरण 19वीं शताब्दी की प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है, जिसने यूरोप के राजनीतिक मानचित्र को पूरी तरह बदल दिया। ये ऐतिहासिक प्रक्रिया का सबसे प्रमुख और निर्णायक व्यक्तित्व या ओटो वन बिस्मार्क, जैसे आयरन चांसलर के नाम से जाना जाता है। बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति, युद्ध नीति और रक्त की नीति के माध्यम से जर्मनी को एकीकृत बनाया था। बात करते हैं बिस्मार्क का रक्त दृष्टिकोण और विचारधारा। तो बिस्मार्क एक कट्टर राष्ट्रवादी और व्यवहारिक राजनीतिक था। वे आदर्शवाद में नहीं बल्कि यथार्थवाद में विश्वास करता, जिसे
रियल पॉलिटिक्स कहा जाता है। उसके अनुसार बड़े राष्ट्रीय प्रश्न भाषणों और प्रस्तावों से नहीं बल्कि रक्त और लौह से हल होते हैं। वे लोकतांत्रिक और उदारवादी विचारों का विरोधी था और राजतंत्र के अंतर्गत जर्मनी के एकीकरण का समर्थक माना जाता है। उसका उद्देश्य प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना था। बिस्मार्क ने यह समझ लिया था कि जर्मनी के एकीकरण के लिए केवल आंतरिक सुधार पर्याप्त नहीं है बल्कि बाहरी शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध और कूटनीति का सहारा लेना आवश्यक माना जाएगा। फिर दूसरा है डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध, जो कि 1864 में होता है। जर्मनी के एकीकरण की दिशा में पहला कदम डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध था। स्लेस विंग और होल्स्टीन नामक प्रदेशों को लेकर विवाद था। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। इस युद्ध के बाद स्लेस विंग प्रसा को एक होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को भेजा। इस युद्ध बिस्मार्क की कूटनीति चतुराई का उदाहरण था, क्योंकि उसने ऑस्ट्रिया को अस्थायी सहयोग बनाकर बाद में उसी के विरुद्ध संघर्ष की भूमिका तैयार की थी। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध। तो बिस्मार्क का मुख्य उद्देश्य ऑस्ट्रिया को जर्मन मामलों से बाहर करना था। इसके लिए उसने ऑस्ट्रिया के साथ संघर्ष की योजना बनाई। 1866 में शेडोवा का युद्ध हुआ, जिसमें प्रसा ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मन संघ समाप्त हो गया। उसकी जगह उत्तरी जर्मन संघ की स्थापना होती है, जो प्रसा के नेतृत्व में था। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ कठोर व्यवहार नहीं किया, जिसमें भविष्य में उसके साथ संबंध बेहतर बने रहे और दूरदृष्टा को समाप्त किया। चौथा पॉइंट है फ्रांस प्रसा युद्ध। फ्रांस प्रसा युद्ध जर्मनी के एकीकरण की अंतिम बाधा फ्रांस था। एम्स टेलीग्राम को संशोधित कर उसने फ्रांस के सम्राट को अपमानित महसूस करवाया, जिससे युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में प्रसा और उसके सहयोगी जर्मन राज्यों में फ्रांस को पराजित हुआ और इस विजय के बाद दक्षिणी जर्मन राज्य भी उत्तरी जर्मन संघ में शामिल हो गया था। 1871 में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण संपूर्ण हुआ था। पांचवा पॉइंट क्या है? जर्मन साम्राज्य की स्थापना, जो कि 1871 में होती है। 1871 में वर्साई के महल में प्रसा के राजा विलियम फर्स्ट को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस प्रकार जर्मनी एक शक्तिशाली और एकीकृत राष्ट्र के रूप में उभरा था। बिस्मार्क नए साम्राज्य का प्रथम चांसलर बना। उसने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया। बिस्मार्क की अगर आंतरिक नीतियों की बात करें तो कुल्टरकाम्फ बिस्मार्क ने कैथोलिक चर्च के प्रभाव को कम करने के लिए यह नीति अपनाई। इसका उद्देश्य राज्य की सर्वोच्चता स्थापित करना था, लेकिन वह पूरी तरह सफल नहीं होता। नेक्स्ट आपके लिए पॉइंट है समाजवाद का विरोध। तो समाजवाद का विरोध कैसे? उसने समाजवादी आंदोलन को दबाने के लिए कठोर कानून बनाए, साथ ही श्रमिकों को संतुष्ट करने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी शुरू की, जैसे बीमा, पेंशन। बिस्मार्क की विदेश नीति, जो कि विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य जर्मनी को सुरक्षित रखना, शांति स्थापित करना, फ्रांस को अलग थलग करने के लिए विभिन्न संधियां की, जैसे 3 सम्राटों का संघ। वह नहीं चाहता था कि जर्मनी किसी बड़े युद्ध में फंसे, इसलिए उन्हें संतुलन बनाए रखा। बिस्मार्क की नीतियों का मूल्यांकन, तो आप इसको देख लेना, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, दोनों आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मत हर चीज के डबल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 11 नंबर, पूर्वी प्रश्न क्या था, इसके कारणों एवं यूरोपीय राजनीति पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। इस प्रश्न को आप अपने आप स्वेच्छा से पढ़े पीडीएफ के माध्यम से, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन, ऑटोमन साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करो, क्रीमिया युद्ध के कारणों का परिणामों का विश्लेषण कीजिए। बहुत क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन साथ में, एक तो क्रीमिया युद्ध हो गया और एक ऑटोमन साम्राज्य के पतन के कारण हो गए। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन है आपको अच्छे से याद करके जाना है, क्लास को अच्छे से समझ के जाना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपके लिए नेक्स्ट जो भी क्लासेज आती रहे आपको अपडेट्स मिलती रहे और आपके लिए हर क्लास आपके लिए बेहतर से बेहतर तैयार करने का प्रयास करने वाले हैं। ऑटोमन साम्राज्य विश्व इतिहास का एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसने लगभग 600 वर्षों तक यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बड़े भूभाग पर शासन किया। लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी तक आते आते यह साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। इसने यूरोप का आधार बीमार आदमी कहा जाने लगा। इसी पतनशील स्थिति से यूरोपीय राजनीति में पूर्वी प्रश्न को जन्म दिया और अंत कई संघर्षों, विशेषकर क्रीमिया युद्ध को प्रेरित किया था। बात करते हैं ऑटोमन साम्राज्य के कारणों की चर्चा की। बात करते हैं ऑटोमन साम्राज्य के पतन के कारण, तो प्रशासनिक कमजोरी और भ्रष्टाचार। इसके अंदर आपको ऑटोमन साम्राज्य के पतन का सबसे प्रमुख कारण था उसका कमजोर प्रशासन, यानी प्रारंभिक शासक अत्यंत योग्य और कुशल थे, लेकिन बाद के सुल्तान विलासी और अयोग्य सिद्ध हुए। प्रशासनिक युद्धों पर नियुक्ति योग्यता के बजाय व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर होने लगी। बात करते हैं सैन्य पतन की। एक समय में ऑटोमन सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में गिनी जाती, लेकिन समय के साथ ये पिछड़ गई। आधुनिक हथियारों और तकनीकों को अपनाने में देरी हुई, सेना में अनुशासन की कमी थी और जनिसरी नामक सेना भ्रष्ट और अप्रभावी साबित हो गई थी। फिर आता था आर्थिक संकट। इसके अंदर आपको ऑटोमन साम्राज्य की आर्थिक महत्व कम हो गया, धीरे धीरे बिगड़ती गई आर्थिक स्थिति और व्यापार मार्गों का बहुत कम हो गया, क्योंकि यूरोपीय देशों ने नए समुद्री मार्ग खोज लिए। कर प्रणाली अव्यवस्थित और शोषणकारी थी, उद्योग और व्यापार का विकास नहीं हो पाया। इन कारणों से साम्राज्य
क्या हो गया, आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था। फिर आता है राष्ट्रवाद का उदय, यानी 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की भावना तेज हो गई थी। बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले ग्रीक, सर्ब, बुल्गारियाई आदि लोग स्वतंत्रता की मांग करने लगे। इन आंदोलनों ने साम्राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया। यूनान की स्वतंत्रता इससे प्रमुख देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपके लिए यूरोपीय शक्तियों का हस्तक्षेप होता है। इसके अंदर आपको रूस बाल्कन क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना पड़ा। ब्रिटेन और फ्रांस रूस की कमजोर करना पड़ते थे और इस प्रतिस्पर्धा ने साम्राज्य को और कमजोर किया। तकनीक और औद्योगिक पिछड़ापन देखने को मिलता है। उद्योगों का विकास नहीं हुआ। आधुनिक शिक्षा और विज्ञान का प्रभाव अभाव था। इससे साम्राज्य की प्रतिस्पर्धा क्षमता घट गई। सुधारों की असफलता की बात करें तो सुधारों का विरोध हुआ। प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कारण उसका विरोध प्रभाव सीमित हो गया। क्रीमिया युद्ध के कारण रूस की विस्तारवादी नीति, यानी क्रीमिया युद्ध का प्रमुख कारण रूस की विस्तारवादी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपके लिए रूस का भूमध्य सागर तक पहुंच बनाना चाहता था और वह खुद को ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों का संरक्षक मानता। विवाद अगर बात करें धार्मिक विवाद तो थेरुसलम के पवित्र स्थलों पर अधिकार को लेकर फ्रांस और रूसियन एम्पायर के बीच विवाद हुआ। फ्रांस कैथोलिकों का समर्थन करता था जबकि रूस ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों का समर्थन करता। ओटोमन साम्राज्य की कमजोरी क्या थी कि कमजोर होते साम्राज्य पर नियंत्रण पाने की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। तुरुस ने तुर्की पर दबाव डालना शुरू किया और ब्रिटेन और फ्रांस का हस्तक्षेप हो गया था। तत्कालिक कारण था कि रूस द्वारा तुर्की पर हमला। इसके जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा। फिर बात करते हैं क्रीम युद्ध, जो कि प्रमुख युद्ध हुआ था बालाक्लावा और सिवास्तोपोल में, यानी ब्रिटेन, फ्रांस और ओटोमन साम्राज्य ने मिलकर रूस को चुनौती दी और वह युद्ध आधुनिक युद्ध तकनीकों, रेलवे और टेलीग्राफ का उपयोग के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। नेक्स्ट आपके लिए क्या है, क्रीमिया युद्ध के परिणाम क्या है। एक तो रूस की पराजय हो गई। पेरिस की संधि 1856 में ओटोमन साम्राज्य को ऐसा ही राहत मिल रही है। यूरोपीय शक्ति संतुलन का प्रभाव होता है। सैन्य और प्रशासनिक सुधार, मानवीय और सामाजिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। और समालोचनात्मक विश्लेषण की बात करें, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ओटोमन साम्राज्य का पतन एक धीमी और जटिल प्रक्रिया थी जिसमें आंतरिक और बाहरी दोनों कारण शामिल थे। क्रीमिया युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि यूरोपीय शक्तियां अपने हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये युद्ध पूर्वी प्रश्न का स्थायी समाधान नहीं कर सका बल्कि उसने जटिल बना दिया। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के टकराव से भविष्य के संघर्षों की नींव बढ़ी। ओटोमन साम्राज्य का पतन, क्रीमिया युद्ध 19वीं शताब्दी की पूर्व राजनीति के महत्वपूर्ण पहलू थे। साम्राज्य की आंतरिक कमजोरियों और बाहरी दबावों ने इसे धीरे धीरे समाप्त कर दिया, जबकि क्रीमिया युद्ध ने यूरोप के शक्ति संतुलन पर बल दिया था। फिर आपको एक समय सारणी भी दे रखी है। देखो, अगर आप इस पीडीएफ को अच्छे से लेते हैं तो आप अच्छे से इसको याद कर सकते हैं ताकि आपके लिए छोटे वाले क्वेश्चन आपके लिए एक भी गलत नहीं होने वाला है। मेरा वादा है जिसने भी इस क्लास को देख लिया और कोई क्वेश्चन अगर मैंने नहीं करवाए तो पीडीएफ लगभग विद्यार्थी ले सकते हैं। आपको मैंने बता दिया कि नाम मात्र शुल्क में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी आप मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। लिंक इसकी डाल रखी है, कमेंट पिन किया हुआ है इसका व्हाट्सएप चैनल का, या टेलीग्राम चैनल जो आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या इसकी लिंक डाल रखी है मैंने, आप वहां सीधा ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हैं। बाकी छोटे वाले क्वेश्चन भी मैंने देखो करवा रखे हैं, जैसे पुनर्जागरण क्या अर्थ क्या है। तो पुनर्जन्म अर्थात ज्ञान, कला और संस्कृति का पुनर्जागरण होना। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से होता है। मानवतावाद क्या है, तो मानव के महत्व और क्षमताओं को जोड़ देने वाला विचार। वाणिज्यवाद क्या है, तो व्यापार के माध्यम से धन संचय करने की आर्थिक नीति। धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख नेता मार्टिन लूथर था। प्रोटेस्टेंट आंदोलन क्या था, तो कैथोलिक चर्च के विरुद्ध धार्मिक सुधार आंदोलन था। औद्योगिक क्रांति कहां से शुरू होती है, इंग्लैंड से होती है। औद्योगिक क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, नई मशीनों का आविष्कार होना। स्पिनिंग जोनी का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स हार्ग्रीव्स ने किया था। फिर उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व है। लुई 16वां फ्रांस का राजा था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का महान सेनापति था। वियना कांग्रेस 1815 में हुई थी। वियना कांग्रेस का उद्देश्य यूरोप में शांति और संतुलन स्थापित करना था। मेटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कंस्ट्रक्ट ऑफ यूरोप क्या था, तो यूरोपीय शक्तियों का सहयोग तंत्र था। 1848 की क्रांति कहाँ कहाँ हुई थी, तो फ्रांस, जर्मनी, इटली में हुई थी। 3 देश याद कर लेना आप। इटली का किरण 1870 में होता है। मैजिन इटली का राष्ट्रवादी नेता होता है। काबूर इटली का प्रधानमंत्री होता है। और गैरीबाल्डी किसके लिए प्रसिद्ध था, इटली के पर एकीकरण में योगदान के लिए। जर्मनी का एकीकरण कब होता है, 1871 में। बिस्मार्क कौन था, जर्मनी का चांसलर। और पूर्वी प्रश्न क्या था, तो ओटोमन साम्राज्य के पतन से उत्पन्न समस्या थी एक प्रकार की, ठीक है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओटोमन साम्राज्य कहाँ स्थित था, तुर्की और उसके आसपास के क्षेत्र में। ओटोमन साम्राज्य के पतन का कई कारण बताओ, आंतरिक कमजोरी। सार्बिया का विद्रोह कब होता है, 1804 में होता है। क्रीमिया युद्ध कब होता है, 1853 से 1856। क्रीमिया युद्ध किनके बीच होता है, रूस और तुर्की के बीच में होता है। ध्यान कर लेना, रूस और तुर्की, ब्रिटेन व फ्रांस के समर्थन के साथ इसको देखने को मिलता है। बाकी आपको याद होगा कि मैंने आपको हर क्लास करवा रखी है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं। बाकी आप
तो जिनके भी ये सिलेबस है, यानी कोई अगर यूनिवर्सिटी दूसरी है और उनके ये सिलेबस रखता है, यानी विश्व का इतिहास है जो लगभग 1400 वाला और 1800 तक है, 1870 तक का, तो उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी आपको अगर पीडीएफ लेते हो तो उनके अंदर बहुत अच्छे से तैयार की हुई है और हर सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ मिल जाती है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश लिटरेचर या कोई भी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ लेनी है, ड्यू पेपर की, बैक पेपर की या मेन पेपर की, या मेन मुख्य रूप से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, शेखावटी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी या कोई भी कोटा यूनिवर्सिटी का आपको मैसेज करते हैं तो आपके लिए 100% आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मैं आशा करता हूं कि आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। तो आप सभी इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को हर विद्यार्थी तक पहुंचाएं ताकि यह उनकी मदद हो सके। और पेपर से जस्ट पहले आप अगर इस क्लास को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा 100% उपयोगी साबित होने वाली है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।